किस तरीके से आपने तैयारी करी, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि डेंटल मेडिसिन में आपकी पूरी पढ़ाई रही है, तो वो एक साइंस का फील्ड है जो बहुत मुश्किल होता है, एक पूरी अटेंशन आपने वहाँ भी दी है और यहाँ पर यूपीएससी में 9th रैंक भी आपको मिली है, तो किस तरीके से आपने दोनों अपनी जो सिचुएशंस है उसको मैनेज किया है, बैलेंस किया है? जी, मेरा कॉलेज दिसंबर 2017 में जब ओवर हुआ तो उसके बाद 2018 से मैंने फुली फोकस के साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की और डेफिनेटली इसमें काफ़ी टाइम लगा इस एग्ज़ाम को समझने में, क्योंकि एक साइंस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, मेडिसिन से आ रहे हैं, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स होते हैं यहाँ पे। लेकिन ऐसा कुछ डरने की बात भी नहीं है कि ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स हैं, इसको बस समझने की देरी है, थोड़ा खुद को समझना है, सिलेबस को समझना है और फिर एक बार जब समझ जाएं तो फिर आप सेल थ्रू कर लेंगे। क्यों ज़रूरत आपको लगी कि डेंटिस्ट मेडिसिन में पढ़ाई करने के बाद जहाँ लोग डेंटिस्ट बनते हैं, आपकी अभी भी प्रैक्टिस जो है वो शुरू नहीं हुई थी, तो ये शिफ्ट आपको ज़रूरी क्यों लगा कि आपको इस फील्ड में नहीं जाना बल्कि आपको यूपीएससी के फील्ड में जाना है? जी, ये ख्याल मेरे मन में डेंटिस्ट्री के फाइनल ईयर तक आते आते थोड़ा स्ट्रांगली आ गया था, क्योंकि वहाँ मुझे लग रहा था कि एक सिविल सर्विसेज एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जो आपको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देता है काम करने का, बहुत डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़ देता है और आप सोसाइटी के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में बहुत लार्जर लेवल पे काम कर सकते हो। भले डेंटिस्ट्री भी बहुत अच्छा ऑक्यूपेशन है और वो भी सर्विस टू सोसाइटी है, लेकिन मुझे लगा सिविल सर्विसेज में आप एक कदम आगे बढ़ के पूरे लार्जर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को इम्पैक्ट कर सकते हैं। कौन सा एक वो क्षेत्र होगा जो लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का, एक कौन सा वो क्षेत्र होगा जिसमें आपका फोकस रहेगा काम करने के दौरान? जी, चूँकि मैं मेडिकल बैकग्राउंड से आती हूँ इसलिए हेल्थ सेक्टर एक वो क्षेत्र है, स्पेशली विमेंस हेल्थ एक ऐसा क्षेत्र है जो मुझे लगता है जिसमें इंडिया को बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। विमेन हेल्थ और सारी विमेन के अराउंड जो बेसिक सैनिटेशन, हाइजीन, ये सब जो चीज़ें हैं, इस पे हमें वर्क करने की ज़रूरत है। जो यूपीएससी की पढ़ाई होती है, सबसे सर्वश्रेष्ठ एग्जाम है ये पूरे देश का, ये किसी से बात छुपी नहीं है, लेकिन इसकी पढ़ाई के लिए कई लोग जो होते हैं वो अपना ऑक्यूपेशन या फिर जो अपनी एक पढ़ाई होती है उसको फिलहाल होल्ड पर डाल देते हैं और पूरा ध्यान केंद्रित यूपीएससी की पढ़ाई की तरफ करते हैं, तो आपको भी ऐसा करना पड़ा या फिर कितने घंटों की आपकी पढ़ाई हुआ करती थी ऑन अ डेली बेसिस? जी, मैंने डिसाइड किया कि मैं फुली डेडिकेटेड होकर यूपीएससी की प्रिपरेशन करूँगी और 7 to 8 आवर्स पर डे कम से कम पढ़ाई करने की आवश्यकता लगती है, उससे कम करने से फिर कम रहता है। और 7 to 8 आवर्स फोकस्ड स्टडी होना चाहिए, मतलब स्कैटर्ड नहीं, फोकस्ड। आप उतने टाइम डेडिकेशन के साथ पढ़ें। और सेकंड चीज़ मैं ये कहूँगी कि टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है और ये चीज़ मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन में ही सीखी कि कैसे टाइम मैनेजमेंट करते हैं, कैसे टाइम टेबल बनाते हैं। क्या होता था आपका टाइम टेबल? आपकी दिन की शुरुआत कब होती थी? ब्रेक में क्या करते थे? क्या हॉबीज़ के लिए वक्त रह जाता था? मेरा टाइम टेबल बहुत ही ऑर्डिनरी टाइम टेबल था। मैं सुबह 8 o'clock से स्टार्ट करती थी और 2 आवर्स शिफ्ट्स में मैंने डिवाइड किया हुआ था। बीच बीच में ब्रेक्स होते थे क्योंकि ब्रेक्स बहुत ज़रूरी हैं। और न्यूज़पेपर से स्टार्ट होता था मेरा डे, क्योंकि मुझे लगता है न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है और करंट इवेंट्स अगर आप समझ पा रहे हैं अच्छे से तो आपका आधा तैयारी उसमें हो जाएगा। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था पाला जी? मेरा 3rd अटेम्प्ट था। तो 3rd अटेम्प्ट में आपने वो जो पहले 2 अटेम्प्ट दिए, ऐसी वो कौन सी गलतियां पाई कि वो चीज़ इस बार आपने सुधार कर ली? जी, मैं ये कहूँगी कि जब मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था तो मैं नई कॉलेज से पास आउट हुई थी और मैंने तुरंत निकलते ही बिना किसी प्रिपरेशन के एक तरह से कूद गए यूपीएससी के समुद्र में। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने सिलेबस को समझने की कोशिश नहीं की, उसको स्टडी नहीं किया। मैं जस्ट एग्ज़ाम के लिए पढ़ने लग गई, मैंने सिलेबस को नहीं पढ़ा। तो मुझे लगता है पहले प्री प्रिपेयर्डनेस बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए और फिर अगर आप प्री प्रिपेयर्डनेस कर लेंगे तब आप सेकेंड स्टेज पे पढ़ें तो ये ग्रेजुअली अच्छे से चलेगा। पहले और दूसरे अटेम्प्ट में आपका प्रीलिम्स तक पहुंच पाया था? प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ था मेरा फर्स्ट 2 में, इसमें मेरा तीनों क्लियर हुआ। इसमें तो आपका सिर्फ क्लियर ही नहीं, आप टॉप 10 होल्डर्स में से आई है, रैंक होल्डर्स में से। तो इसी के साथ में क्योंकि ये कोविड का दौर चल रहा है, करीबन जो 1.5 साल रहे हैं, देश ने बहुत बुरा दौर देखा है, लोगों की बहुत क्षति हुई है, जान बहुत लोगों की गई है। तो ऐसे दौर में कई सारे स्कूल्स, कॉलेजेस तो बंद थे, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी बंद थे, आपने पढ़ाई कैसे करी है इस दौरान? आई थिंक इस अटेम्प्ट वाले जितने भी सारे ही कैंडिडेट्स, सेलेक्टेड नॉन सेलेक्टेड, सबको ही अफेक्ट किया होगा ये कोविड पैंडमिक, क्योंकि एग्ज़ाम खुद ही 2 बार पोस्टपोन हुआ और उसमें एक बहुत ही एंजाइटी का एटमॉस्फेयर था और सभी के आई थिंक
हर फैमिली अफेक्ट हुई है इस डिजीज़ से, इंक्लूडिंग मेरे घर में भी मेरे पेरेंट्स को कोविड हो गया था एग्ज़ाम के बीच में। तो आई थिंक ऐसे टाइम पे एक खुद पे बिलीफ रखना, कि ये बिलीफ रखना कि आप जो पढ़ रहे हैं वो ठीक पढ़ रहे हैं, टाइम निकालना और एक डेडिकेटेड वे में चलना, एक डिसिप्लिन्ड वे में चलना, कि रोज़ कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ ही लेना है, चाहे कितनी भी डिफ़िकल्टी हो। यानी कि कंसिस्टेंसी है इस एग्जाम का एक मूल मंत्र जो आप इस वक्त बता रही हैं, वो कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी। ऐसे भी कई सारे दर्शक हैं जो आपको सुन रहे हैं जिनका अनफॉर्चुनेटली एग्जाम क्लियर नहीं भी हो पाया, कई प्रयास उन्होंने किए हैं, कोशिशें की हैं, उनको अगर आप कुछ मंत्र, कुछ टिप्स देना चाहें और मैसेज अपना देना चाहें तो वो क्या होगा? जो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज मुझे लगता है, जो मैंने भी फील किया इस प्रिपरेशन के दौरान, वो ये है कि आपको अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जो बहुत लंबा एग्ज़ाम है, बहुत वास्ट है, तो इसमें अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी मेंटेन करने की ज़रूरत है और साथ ही साथ निरंतर लगे रहने की ज़रूरत है, और एक ना एक दिन ज़रूर रिज़ल्ट मिलेगा। बस खुद पे बिलीफ रखिए और काम करते रहिए।